28 फरवरी 2026। ये वो तारीख है जिसने दुनिया को एक नए और सच कहूं तो एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। ईरान पर हमले शुरू हो गए हैं और एक ग्लोबल संकट बहुत तेजी से हमारे सामने खड़ा हो रहा है। और देखिए, इस पूरे संकट के केंद्र में एक ऐसा सवाल है जिसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसी सवाल ने पूरी दुनिया की सांसें थाम रखी हैं। क्या ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामेनेई मारे जा चुके हैं? तो चलिए इस पूरी उलझी हुई स्थिति को ना एक एक करके परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये पूरा मामला शुरू कहाँ से हुआ, मतलब मूल आरोप क्या है। पहले बात करते हैं उस मूल आरोप की जो इस संकट के बिल्कुल दिल में है। और ये समझना जरूरी है कि ये लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि सूचना के लेवल पर भी लड़ी जा रही है, एक इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर। यहाँ पर स्थिति बिल्कुल साफ है, दो खेमों में बटी हुई। एक तरफ अमेरिका और इजराइल हैं जिनका दावा है कि सबसे बड़ा दुश्मन यानी खामेनेई मारा गया, और दूसरी तरफ है ईरान जो कह रहा है कि खामेनेई जिंदा हैं, वो सेना की कमान संभाल रहे हैं और वो इसका बदला जरूर लेंगे। अब ये वो हिस्सा है जहां मामला और पेचीदा हो जाता है। ये मिले जुले संकेत देखिए। खामेनेई के मारे जाने के पक्ष में कहा जा रहा है कि मलबे से एक अंगूठी मिली है जो उनकी बताई जा रही है, और तो और उनका एक बड़ा भाषण भी बिल्कुल आखिरी मौके पर रद्द कर दिया गया। लेकिन इसके खिलाफ ईरान की मीडिया लगातार कह रही है कि वो जिंदा हैं। और ये देखिए, हमला सुबह 5:15 पर हुआ। कौन करता है इतनी सुबह हाई लेवल मीटिंग? तो सवाल उठता है कि क्या ये मोसाद का काम है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड तो यही कहता है, या फिर ये किसी अंदरूनी गद्दारी का नतीजा है? चलिए अब इस लड़ाई के सैन्य पहलू पर आते हैं, मतलब जमीन पर आखिर हो क्या रहा है। इसमें शामिल देशों ने 3 अलग अलग बड़े ऑपरेशनों की शुरुआत की है। ये टेबल इसे बहुत अच्छे से समझा रही है। सबसे पहले इजराइल का ऑपरेशन लायंस रोर, मतलब शेर की दहाड़। इसका सीधा मकसद है खामेनेई और ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म करना। फिर है अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जिसका लक्ष्य है ईरानी शासन की रीढ़ की हड्डी तोड़ देना। और इनके जवाब में ईरान ने लॉन्च किया है ऑपरेशन फतह खैबर, जो पलटवार और जवाबी हमले के लिए है। सैन्य रणनीतियों से हटकर अब उस तबाही पर बात करते हैं जिसका सामना आम लोगों को करना पड़ रहा है। इन हमलों की जो मानवीय कीमत है वो बहुत तेजी से और बहुत भयानक तरीके से बढ़ रही है। ये नंबर 108, जरा सोचिए। ये दक्षिणी ईरान के मीनाब में एक स्कूल पर मिसाइल गिरी, उसमें मारे गए मासूम बच्चों की संख्या है 108 बच्चे। और ये आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। अब तक ईरान में 200 से ज्यादा आम नागरिक मारे जा चुके हैं। इनमें वॉलीबॉल की 20 महिला खिलाड़ी भी शामिल थीं। जाहिर है ईरान ने भी अपने फतह खैबर ऑपरेशन के तहत पलटवार किया है। 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और सुसाइड ड्रोन दागे गए हैं। और निशाने पर कौन थे? दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बहरीन और कतर, वो पड़ोसी सुन्नी देश जिन पर ईरान अमेरिका का साथ देने का आरोप लगा रहा है। यही नहीं, खाड़ी के बड़े शहरों में साइबर हमले करके बिजली गुल कर दी गई, और अबू धाबी में एक आम नागरिक की मौत के बाद तो यूएई के साथ तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। और फिर एक ऐसी खबर आई जिसकी पुष्टि हो चुकी है। एक बेहद सटीक मिसाइल हमले में ईरान के रक्षा मंत्री अजीज और IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर जनरल मोहम्मद पाकपुर दोनों मारे गए हैं। ये ईरान की टॉप मिलिट्री कमांड पर एक बहुत बड़ा सीधा प्रहार है। अब जरा इस तस्वीर को और बड़ा करते हैं और समझते हैं कि ये सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष क्यों नहीं है। ये एक वैश्विक संकट है जिसका सीधा असर भारत और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। 90 लाख, ये वो संख्या है जो हमें सबसे ज्यादा चिंतित करनी चाहिए। ये खाड़ी क्षेत्र में काम करने वाले उन भारतीयों की संख्या है जिनकी जान इस बढ़ते संघर्ष के कारण अब सीधे खतरे में है। और इसी भयानक खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु की घोषणा कर दी है। ये शायद इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक रेस्क्यू मिशन हो सकता है, जिसका मकसद अपने 90 लाख नागरिकों को उस वॉर जोन से सुरक्षित बाहर निकालना है। और फिर आता है आर्थिक तबाही का वो बटन जिसका नाम है हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य। इसे दुनिया की सांस की नली समझिए, जहां से हर दिन करीब 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल गुजरता है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर हमले नहीं रोके तो वो इस रास्ते को मिसाइलों और माइन से बंद कर देगा। अगर ऐसा हो गया तो तेल की कीमतें $300 से $400 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। इसका नतीजा, पूरी दुनिया एक महामंदी की चपेट में आ जाएगी। चलिए अब एक और परत हटाते हैं, देखते हैं कि पर्दे के पीछे कौन सी ताकतें हैं जो इस खेल को चला रही हैं, और उन गहरी वैचारिक वजहों को भी समझते हैं जो इस लड़ाई को और भी खतरनाक बना रही हैं। रूस और चीन की चुप्पी, ये एक बहुत ही खतरनाक चुप्पी है। एक्सपर्ट्स इसे तूफान से पहले की शांति बता रहे हैं। मतलब ऑफिशियल तौर पर तो दोनों देश खामोश हैं, लेकिन पर्दे के पीछे असल खेल चल रहा है। खबरें ये हैं कि रूस ने
ईरान को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दिए हैं और चीन ने सुखोई 35 जैसे लड़ाकू विमान। और इसका मकसद साफ है। ईरान को इतनी ताकत दो कि वो इस युद्ध को लंबा खींच सके, ताकि अमेरिका इस दलदल में बुरी तरह फंस जाए। लेकिन इस युद्ध का एक और पहलू है जो इसे भू राजनीति से कहीं ज्यादा खतरनाक बनाता है। ईरान में कई कट्टरपंथियों के लिए ये सिर्फ एक जमीनी लड़ाई नहीं है, ये एक पवित्र युद्ध है। उन्हें लगता है कि ये इमाम मेहदी के आने से पहले की एक भविष्यवाणी है जो सच हो रही है। और जब किसी युद्ध में आस्था और जुनून जुड़ जाता है ना, तो सैनिक मौत से डरना छोड़ देते हैं। आप खुद सोचिए, एक मिसाइल उस आत्मा को कैसे रोक सकती है जो ये मानती हो कि उसकी मौत उसे सीधे जन्नत ले जाएगी। ये उन हजारों फिदाइन लड़ाकों की चुनौती है जिनका सामना अब दुनिया की सेनाओं को करना पड़ सकता है। तो ये सब कुछ हमें इस विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर ले आता है, उस कगार पर जहां से ये तय होगा कि अगले 24 से 48 घंटों में दुनिया का भविष्य क्या होगा। अब आगे 3 बड़े टर्निंग पॉइंट्स हैं जिन पर सबकी नजर है। पहला, खामेनेई के बारे में दुनिया को पुख्ता सबूत का इंतजार है, जिंदा है या नहीं। दूसरा, ईरान का अगला जवाबी हमला कितना बड़ा होगा, ये बहुत कुछ तय करेगा। और तीसरा और सबसे बड़ा सवाल, क्या रूस या चीन इस युद्ध में सीधे तौर पर कूदेंगे? अगर ऐसा हुआ तो ये एक विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। तो आखिर में सवाल बस यही है, क्या दुनिया एक नए महायुद्ध की आग में जलने वाली है, या फिर हम एक नई सुबह देखेंगे? इस